पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और प्री ओपनिंग सेशन में संकेत अब आने वाले हैं। उससे पहले बता दें आपको कि मजबूत शुरुआत के हरे निशान के साथ शुरुआत के संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी से तेजी भले ही ज्यादा न हो लेकिन होगी तेजी, ये संकेत एकदम साफ आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है उस पर बात की जाए। और कल के सेशन में मैं देख रहा था फिर से 3 स्टॉक बैन में चले गए। भारत फाइनेंशियल, रिलायंस कैपिटल, दो तो एक्सपेक्टेड ही थे कि निकल जाएंगे जिस तरह की पोजीशन बनी, लेकिन साथ में आईएफसीआई भी। क्रिस ये बताया अब इन तीनों शेयरों में क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें और इंतजार करें बैन से बाहर निकलने का, या फिर पोजीशन छोड़नी नहीं चाहिए, होल्ड रखनी चाहिए? जी, आई थिंक जहां तक रिलायंस कैपिटल की सवाल, आई थिंक डेफिनेटली एक बुलिश बाइस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चार्ट पे भी देखें तो आई थिंक एक अच्छी खासी ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिली है। तो हो सकता है आज की जो बैन का जो खबर है इसके चलते यहां पर एक थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिली। तो आई थिंक जैसे जैसे बैन में आए आई थिंक वापस यहां पर तेजी की, आई थिंक बाय एक्सपायरी तक आई थिंक इसमें कम से कम 640 का भाव आ सकता है। और आईएफसी ऑफकोर्स ये ज्यादातर यहाँ पर होप रहती है लेकिन ज्यादातर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इस बार मेरा मानना है कि शायद ये 32 क्लियर कर पाएगा। और जिस तरह से पोजीशंस भी बन रहे हैं और अच्छी खासी टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा हो रहा है, आई थिंक 30 के ऊपर अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि शायद पोजीशंस होल्ड ऑन करे। और जहां तक भारत फाइनेंशियल का सवाल है, अभी भी एक मिक्स्ड यहाँ पर रुझान है। आई थिंक अगर कोई उछाल मिले तो शायद एक बार एक मुनाफा वसूली की जा सकती है। तो मेरा बायस पॉजिटिव पे आई थिंक रिलायंस कैपिटल और आईएफसी पे रहेगा। तो रिलायंस कैपिटल, आईएफसीआई दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लेकिन एक और स्टॉक है जो आज खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाला है और वो है एनएचपीसी। बस इन्होंने 35 साल के लिए करार किया है। जो बिजली बनाएंगे, टाटा पावर इनसे खरीदेगी वो बिजली अगले 35 सालों के लिए। एनएचपीसी कैसा लगता है चार्ट्स पर वागले साहब? एफएनओ का काउंटर है ये भी, हेमंत रेंज में है। ये न्यूज के बेसिस पे ऊपर तो जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 31 क्रॉस करेगा। अगर 31 क्रॉस करेगा, मतलब आज वीकली चार्ट बनेंगे तो फिर हम 3250 33 की बात करेंगे, वो बड़ी मूव हो सकती है। तो फिलहाल मैं 31 तक का ही टारगेट दूंगा। ओके, तो चलिए बाजारों के खुलने की करते हैं तैयारी। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में दिखने वाले वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले प्री ओपनिंग सेशन का देखेंगे हम, एक्शन कैसी होती है शुरुआत। कोल इंडिया निफ्टी के स्टॉक पर रखिए नजर, जिसकी रविवार को है बोर्ड बैठक डिविडेंड देने पर। तो आज देखना होगा कि इस स्टॉक में डिविडेंड के दम पर क्या कुछ पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है। खासतौर से कैश मार्केट में इस स्टॉक का एक्शन आप नजर में बनाकर रखिए, तो वहां पर नजर होनी चाहिए। कच्चा तेल कमजोर है तो कच्चे तेल से जुड़े तमाम शेयरों पर, चाहे वो पॉजिटिव साइड पर हो या फिर नेगेटिव साइड पर, वहां नजर रखनी चाहिए। वहां भी आपके लिए एक्शन भरपूर होगा। कुछ छोटे स्टॉक्स में आज बोर्ड मीटिंग के चलते एक्शन होगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मुरुडेश्वर सिरामिक, श्रीराम ईपीसी, सुबैक्स, ये छोटे छोटे शेयर है जहां आज बड़ा एक्शन दिख सकता है। इन पर भी थोड़ी देर में हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्री ओपनिंग सेशन की करते हैं शुरुआत। और 65 अंक ऊपर निफ्टी दिख रहा है, सेंसेक्स एकदम फ्लैट है। क्यों दिख रहा है? भारतीय एयरटेल 10% ऊपर है, एनटीपीसी 8%, मारुति 3% ये ऊपर दिख रहे हैं और सिप्ला 7% ऊपर नीचे दिख रहा है। तो कुछ एक स्टॉक्स है जो एक्शन में। ओके, 4 पैसे की मजबूती के साथ की है हमने करेंसी मार्केट की शुरुआत। 65.52 के मुकाबले में 65.48 पर हम खुलते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर रुपए में एकदम शांत ओपनिंग होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और प्राइमरी मार्केट के एक्शन को आप कैसे भूल सकते हैं? आप देखिए श्रृंखला बिल्डकॉन कल दूसरा दिन था, 2.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ, 10 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा आराम से। और ये बताइए जिन्होंने अब तक नहीं पैसा लगाया, आज तो लगा दें, आखिरी दिन आज ही लगाना पड़ेगा, आखिरी दिन है और तुरंत लगा देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और खासतौर से तब जबकि अगर आपको थोड़ा सा अमेरिका को लेकर डर है कि ट्रंप साहब क्या करेंगे, वो वोट जीतेंगे हारेंगे, हेल्थ केयर में थोड़ी अनिश्चितता है, ये लगता है कि 9200 के पार निफ्टी निकलेगा नहीं निकलेगा। और ऐसे में अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे जहां नुकसान की गुंजाइश नहीं के बराबर और जो बने तो बने ही पैसा, तो शंकरा बिल्डिंग उसमें खरा उतरता है। तो मुझे लगता है लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने के लिए आज से पैसा डेफिनेटली लगाना चाहिए। आज आखिरी दिन है और मेरा ये मानना है कि आराम से 15-20 गुना अगर ये इशू भर जाए तो बड़ी बात नहीं। अगर कम भरेगा तो सिर्फ उसकी एक वजह यही होगी कि साल का आखिरी हफ्ता है तो कई लोगों के अपने एडजस्टमेंट रहते हैं बुक्स के, और उस लिहाज से भले थोड़ा फिर भी उसके बावजूद भी बड़ा भरेगा। और मेरा ये मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जो एक सिंगल लॉट वाली जो एप्लीकेशन है 15,000 रुपए तक वाली जो होती है, वहां पर पैसा लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो जरूर इसमें पैसा लगाइए। आईपीओ में बड़े पैसे लिस्टिंग गेंस के लिहाज से भी बन रहे हैं। डीमार्ट में आपने देखा क्या हुआ। येस बैंक आपको बता दूं 2.5 गुना QIP को रिस्पांस मिला है। 1400
1498 का आप देखिए ये था फ्लोर प्राइस और 3% ऊपर ये खुलने की तैयारी करता हुआ। तो आज स्टॉक पर रखिएगा नजर। लेकिन बैंक्स की बात हो रही है तो पीएसयू बैंक्स पर रखते हैं नजर। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये ओवरहैंग था कि किसानों को बड़ा कर्ज माफी दे दी जाएगी जेटली साहब, लेकिन देने के मूड में लग नहीं रहे हैं। ये बताइए, पीएम जी ने कहा है तो देना तो होगा, जेटली साहब का मूड कम है, पीएसयू बैंक्स में क्या करें? देखिए चलेगी तो पीएम की, और जब उन्होंने इतना जोर जोर से एक बार नहीं कई बार कहा है चुनाव से पहले तो देना पड़ेगा। लेकिन अब इसका मतलब क्या है? फिर जेटली साहब को ये बोलने की जरूरत क्या है कि नहीं देंगे? इसका मतलब ये है डाइल्यूट किया जाएगा। देंगे लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, नाम के लिए देंगे, थोड़ा कम देंगे। तो मुझे लगता है ये एक तरह से पॉजिटिव है। चाहे आप ये मान लें कि जेटली साहब की बात सही है तो भी अच्छा है, नहीं देना पड़ेगा। और अगर ये मान लें उसका दोनों का मिलाकर मतलब निकालें कि शायद उतना देने का मन नहीं जितना सोचे, तब भी अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर ये बैंक्स के लिए पॉजिटिव जरूर है। दूसरी एक और खबर आज जो है हेमंत वो है कि आरबीआई ने कुछ बैंक्स को वॉच लिस्ट पर डाला है, आईओबी, आईडीबीआई, यूको बैंक, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे बैंक्स को एसेट क्वालिटी सुधारने में ये डंडा लगेगा। सही बात। देखिए आप ऐसा नहीं हो सकता ना, आप किसी भी तरह से कैसे भी लोन बांटे और उसके बाद जाके कहें कि हमारी बुक्स खराब हो रही है, हमें पैसा और दीजिए। तो ये आरबीआई ने जो एक्शन लिया है, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए, आज सेंटीमेंट के लिए आज से कुछ बैंक से, लेकिन सबको पता है आईओबी की किस तरह की बुक्स है, आईडीबीआई का सबको पता है। तो ऐसा थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर। बिल्कुल, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इनसे कहा है कि अपने एसेट्स को बेचिए, जो आपको नहीं चाहिए एसेट्स, जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनको बेचना चाहिए आपको। तो ये अच्छी खबर है। और मैं देख रहा था यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने तो 5% हिस्सेदारी सिबिल में बेची, 190 करोड़ रुपए उनके हाथ लगे हैं। तो बैंकों ने ये काम करना शुरू किया है, ये अच्छी बात मानी जाएगी। कोई बैंक, राकेश जी, पीएसयू सेक्टर में जो आपको अच्छा लगता हो और स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए हेमंत जी, इस स्पेस में एकदम मिक्स व्यू है। जो फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जैसे कि पीएनबी, उसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, बट अगर आप बेचना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस काफी डीप लगते हैं। आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएसयू बैंक्स नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट कुछ चुनिंदा पीएसयू बैंक्स, एक यूनियन बैंक और एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ओरिएंटल बैंक मौजूदा स्तरों पे नहीं, करेक्शन पे बाय करना चाहिए, बट यूनियन बैंक मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे भी बाय किया जा सकता है। एकदम काफी पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में अगर इस खबर के चलते कहीं बड़ा जंप, अगर कहीं पीएसयू बैंक में एक बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो उसका एक प्रबल दावेदार यूनियन बैंक बनता है, जहां मुझे लगता है ऊपर में 156, 157 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो वो भी काफी नियर बाय है, 147 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए सरकारी बैंक्स पर आए बोर्ड बैठक का आज बहुत सारे स्टॉक्स के, उनमें से एक जो इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है वो है मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, और इसकी बोर्ड बैठक है। यहाँ पर आज बोर्ड बैठक इस बात को लेकर है कि प्रमोटर्स या प्रमोटर्स के ग्रुप को प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉटमेंट किया जा सकता है, वारंट्स इशू किए जा सकते हैं। 41 लाख शेयरों का एक है और शेयर जारी होंगे, 46 लाख शेयर वारंट जारी होंगे। क्या ये स्टॉक एक्शन में रह सकता है? खरीदारी का मौका है प्रेफरेंशियल, और वो भी प्रमोटर्स को। वागले साहब, चार्ट्स पर क्या है? अनिल जी, लास्ट हाफ एन आवर में कल अच्छी एक्शन हुई थी प्राइस और वॉल्यूम्स, तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये 33 तक जा सकता है, 37 तक जा सकता है, 35 का बंद है, तो थोड़ा तो अपसाइड डेफिनेटली है। ओके, अभी भी अपसाइड बाकी है। और एक्चुअली सिरामिक्स स्पेस संदीप जैन साहब को भी काफी पसंद है, मैं उनसे भी राय लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार देख लें फटाफट स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों को ही जगह दी है आज भी टीम में। यूनियन बैंक के ऊपर भरोसा है क्योंकि इन्होंने कुछ एसेट्स को बेचा है जहां से करीब 100 करोड़ से ज्यादा इनके हाथ लगे हैं। साथ ही इंडिया बुल्स वेंचर्स की बोर्ड बैठक होने वाली है आगे आने वाले दिनों में, जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा प्रमोटर्स को, तो यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। HOCL के लिए अच्छी खबरें आती हुई, यहाँ पर कुछ एसेट्स को बेच रहे हैं ये। MTNL में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से ITI ने 20% का अपर सर्किट कट जड़ा, 52 वीक हाई लगाया। तो सरकारी कंपनियां जो घाटे में है उनको सरकार उबारने की कोशिश कर रही है, और जो मुनाफे में है उनसे डिविडेंड ले रही है, तो सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। NHPC के लिए अच्छी खबर आती हुई कि 7 पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट 35 साल के लिए लॉक कर लिया है। साथ ही स्पाइस जेट कल भी टीम में था, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, आज मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स की बोर्ड बैठक होने वाली है, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर तो यहां पर तेजी होगी। और अगले हफ्ते 28 तारीख को रबड़ कंपनियों को बुलाया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, एंटी डंपिंग
स्टैंपिंग ड्यूटी के ऊपर विचार हो सकता है, तो इसलिए गुडियर को आज टीम में शामिल किया है। बॉम्बे डाइंग लगातार कंसिस्टेंट प्लेयर है हमारी टीम का, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। HOV सर्विसेज पर भी भरोसा है, अच्छी रैली यहां पर भी बन सकती है आज के दिन। खरीदारी पे ज्यादातर फोकस है, लेकिन दो स्टॉक्स यहाँ पे सेल वाले हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, FIPB ने इनका एक प्रपोजल अभी फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है, और IDBI बैंक वॉच लिस्ट में आ गया RBI का, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। लेकिन भारतीय एयरटेल तिकोना को उसने खरीद लिया 1600 करोड़ में, पॉजिटिव खबर है। श्रीराम EPC की आज बोर्ड बैठक है, SDR के तहत अलॉटमेंट होगा, प्राइवेट प्रेफरेंशियल शेयर भी होंगे, वो फायदेमंद है। सीमेंस को एक ऑर्डर मिला है, और यहाँ पे कोल इंडिया में बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें डिविडेंड पे फैसला किया जाएगा। और भूषण स्टील टेक ओवर कैंडिडेट है बहुत जल्द, इसमें कई सारे बड़े नाम निकल के आ रहे हैं जो खरीदारी करना चाहते हैं। और GST जिस तरीके से 31 तारीख को रेट तय होने की बात कही है वित्त मंत्री ने, उसकी वजह से तमाम लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स चलते हुए दिखेंगे। टाइगर लॉजिस्टिक्स और अमर राजा बैटरीज में खरीदारी की जा सकती है। तो कैश मार्केट के कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, दोनों कैप्टन्स की टीम में, और एक स्टॉक मुर्देश्वर की हम बात कर रहे थे। इस स्पेस के काफी स्टॉक्स जैन साहब आपने रिकमेंड किए, क्या यहाँ पर खरीदारी की राय? बड़ा एक्शन आज ये स्टॉक दिखा सकता है, बोर्ड बैठक और प्रोमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर विचार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये स्टॉक वैसे काफी छोटा है, मतलब कैप वाला स्टॉक है, तो जनरली तो रेकमेंड करता हूं मैं, बट फंडामेंटल्स और पास्ट देख के मुझे कोई बहुत ज्यादा कन्विक्शन इस स्टॉक पे आता नहीं है। दो आज न्यूज के लिहाज से, और क्योंकि प्राइस 35 रुपए की है तो एक्सपर्ट दे सकता है 37 रुपए 40 रुपए तक, और बट मुझे अदरवाइज अगर इस सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूं, क्योंकि जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत और सैनिटेशन को लेकर जो फोकस है, और जो कदम उठाने वाले, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सेक्टर में होने वाला है, तो ये सारी कंपनियां यहां से कई गुना हो सकती है। अब जैसे कि मैंने पास्ट में एक बार ध्यान है मुझे, वर्ल्ड सैनिटेशन डे था नवंबर की 9 तारीख 2015 की बात आपके साथ शो कर रहा था मैं, तो तभी रेकमेंड किया था एक स्टॉक जैसे कि सेरा सैनिटरी वेयर, फिर कजारिया सेरामिक्स, ये दो स्टॉक्स है इस सेक्टर में बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए स्टॉक पर रखिए नजर, और नजर रखिएगा कुछ स्टॉक्स पर। सिमको, ये एक ऐसा शेयर है जो कल एक HNI ने खरीदा है। आप देखिए, इक्विटी इंटेलिजेंस ने करीब 2.25 लाख शेयर खरीदे हैं, 20% के सर्किट लगाता है स्टॉक में, आज 7% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। HOCL, यहाँ पर कुछ एसेट्स को बेचने की खबरें आई हैं, कुछ लैंड बैंक को बेचने की खबरें आई हैं, इन तमाम शेयरों पर रखिएगा नजर। साथ ही श्रीराम EPC तो अनिल ने बताया ही, मुर्देश्वर सिरेमिक्स, इंडिया बुल्स वेंचर्स की भी बोर्ड बैठक होने वाली है अगले हफ्ते, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर। ITI में कल 20% का अपर सर्किट लगा, तो काफी सारे छोटे छोटे कंपनियां हैं जहां 20% के अपर सर्किट लग रहे हैं। मैं राय लेना चाहता हूं सिमको के ऊपर ही आपकी। बागले साहब, चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है आपको? हेमंत, कल तो एक बड़ी मूव देखने को मिली जो मुझे लगता है शायद कंटिन्यू होगी, और इसका इमीडिएट टारगेट होगा 85। अगर 85 के ऊपर वीकली क्लोज हो जाता है तो फिर 110 115 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है, पैटर्न काफी पॉजिटिव हो जाएगा। ये CIMMCO है, SIM खाली BSE पर है और ये नहीं NSE पर भी है। NSE पर भी है, ओके। CIMMCO हमारे इसमें NSE पे दिखा रहा, BSE पे दिखा रहा है, एनीवे, तो लेकिन कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और स्टॉक जिस पर राय ली जाए, आज बोर्ड बैठक है और स्टॉक मजबूत दिख रहा है, वो है सुबेक्स। सुबेक्स में भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर आज बोर्ड बैठक है, ये भी लो प्राइस स्टॉक, फंड रेजिंग होगा प्रेफरेंशियल बेसिस पर, आज यहाँ पर शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। राकेश जी, इसके चार्ट देखिए, क्या सुबेक्स में कोई खरीदारी का मौका है? कैश मार्केट के स्टॉक का वक्त चल रहा है, छोटे स्टॉक के लिए तेज दौड़ लगाने का वक्त है, तो सुबेक्स चल सकता है आज? बिल्कुल अनिल जी, चल सकता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नीचे में 11 रुपए के अराउंड स्टॉक में सपोर्ट है, और एक बार ये स्टॉक ऊपर में 11 रुपए 85 पैसे के ऊपर निकलता है, कल की क्लोजिंग 11 रुपए 65 पैसे की थी, अगर 11 रुपए 85 पैसे के ऊपर निकलता है तब शॉर्ट टर्म लक्ष्य ऊपर में 13 रुपए 40 पैसे 13 रुपए 50 पैसे के बनते हैं। अच्छा जैन साहब, ये एक्सेंचर ने जिस तरह से नतीजे दिए हैं पर जो रेवेन्यू है उस पर ये मिस आया, पैसेंजर्स के स्टॉक में दबाव देखने को मिला कल अमेरिका में, ये बताइए आज IT शेयरों पर कुछ असर पड़ सकता है क्या इसका, और IT एज अ सेक्टर पर आपकी क्या राय है?
देखिए एक्सेंचर का सर्टेनली देखिए बहुत फर्क पड़ता है, ट्रैक करती है पूरी एनालिस्ट को हम, आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स उस पर डिपेंडेंट भी रहते हैं, कॉग्निजेंट है या एक्सेंचर है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में वैल्यूएशंस काफी सस्ते हो चुके हैं और पिछले इनफैक्ट करेंसी में जो मजबूती आई है रुपए में, उसकी वजह से करेक्शन देखने को मिला था। बट ये सारे स्टॉक्स जिस तरीके से बायबैक्स वगैरह अनाउंस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली तो कोई इशू है ही नहीं है और कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग भी इन स्टॉक्स में आ रही है। तो जैसे कि विप्रो है, वो भी मेरे लिस्ट में था। विप्रो समहाउ ऐसा लगता है कि डाउन साइड बहुत ज्यादा है नहीं, वैसे ही एक इन्फोसिस में भी ऐसा लगता है। तो ये दो स्टॉक्स से ध्यान दिया जा सकता है। और जैसे कि मैंने टाटा एलेक्सी बताया था कि छोटे आईटी स्टॉक्स में पोलारिस है, इन टाइप के स्टॉक्स पर भी ध्यान दिया जा सकता है। एक और स्टॉक राकेश, श्रीराम ईपीसी जो प्री ओपनिंग सेशन में मजबूत दिख रहा है, लगभग 3-4% ऊपर है और आज यहां पर भी बोर्ड बैठक है। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन को ये कुछ सीडीआर लेंडर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। कुछ 35 करोड़ रुपए तक के शेयर्स देने की बात कही जा रही है प्रेफरेंशियल बेसिस पर। मेरे ख्याल से इसी खबर के दम पर स्टॉक मजबूत दिख रहा है। इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कितना ऊपर जा सकता है? रजत बॉस ने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है इस स्टॉक को काफी समय से, और उनकी जब भी आते हैं हेमंत बड़ी खिंचाई करते हैं कि उनके पोर्टफोलियो की पिक है ये। नहीं, मैं तो बताता हूँ और तब तक चलता भी है ये स्टॉक, बिल्कुल भागते बोलते ही भागता है। राकेश, आप क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, स्टॉक ने एक बड़ी रैली दिखाई थी, उसके बाद से स्टॉक करेक्शन दिखा रहा है। देखें तो 40 रुपीज से स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है अराउंड 26 रुपीज तक। और टेक्निकली जिस तरीके से आज प्री ओपनिंग से संकेत हैं, लगता है वो करेक्शन खत्म हो रही है और ये स्टॉक 30 रुपीज तक की रैली एक शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है ऊपर में। ओके, चलिए तो इस शेयर पर रखिएगा नजर, 30 रुपए तक की रैली दिखा सकता है ये शेयर। अच्छा, हम बात कर रहे थे पीएफसी की। पीएफसी में तो कल एडजस्टमेंट लगभग हो चुका है अंतिम डिविडेंड के ऊपर, आज एक बोर्ड बैठक है। लेकिन आरईसी, ये बताइए क्रिस, क्या ये शेयर भी भाग सकता है? जुड़वा है, आरईसी चलता है तो पीएफसी चलता है, पीएफसी दौड़ता है तो आरईसी भी पीछे पीछे भागता है। क्या फॉलोअप बाइंग इसमें देखने को मिल सकती है आज? आरईसी एक्चुअली एक बहुत ही सरप्राइज मूव मुझे देखने को मिला। आई थिंक अगर आप देखें तो एक्स डिविडेंड इसमें हमने बहुत ही हल्की फुल्की करेक्शन, मामूली सी करेक्शन देखी होंगे, उसके बाद इसने वापस बढ़त देख ली इससे और कैश में भी इसमें अच्छी खासी डिलीवरी बाइंग हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पूरे सेगमेंट पे एक वैल्यू बेस्ड बाइंग कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप डिविडेंड डील भी देखें तो ये सब काउंटर्स में अच्छी खासी एक रिटर्न है और आरईसी का वैसे भी प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है। तो वैसे ही अगर हम पीएफसी की भी देखें तो यहाँ पर भी एक ऐसे एक माहौल बन रहा है। तो मेरा मानना है कि शायद करंट लेवल पे भी आई थिंक यहाँ पर बाइंग हो सकती है और आरईसी पीएफसी दोनों में आई थिंक कोई भी डिप पे आई थिंक लेना बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए पीएफसी आरईसी पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की और बस तैयारी है भारतीय बाजारों के खुलने की। 18 अंक पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों खुलते हुए आपको नजर आएंगे। मिड कैप शेयरों में 1/4% की मजबूती, लेकिन इन सबसे कहीं बेहतर और जो लीडरशिप की बात हम कर रहे थे बैंक निफ्टी से, वहीं से आती हुई दिख रही है। 0.5% मजबूत 92 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी, और उसकी वजह सिर्फ दो स्टॉक आईसीआईसीआई और यस बैंक दोनों ही मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। पहले आपकी स्क्रीन पर आती हुई 28 अंकों पर शुरुआत की है सेंसेक्स ने और 15 अंकों पर निफ्टी 9100 के पार, कल के हाईज के पार निकलता हुआ निफ्टी, और 1.5% मजबूत है मिड कैप इंडेक्स और 80 अंकों की मजबूती 21,000 के बेहद नजदीक खुलता हुआ बैंक निफ्टी। कहां से आ रही है मजबूती? यस बैंक 1.5% मजबूत, भारतीय एयरटेल 2% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक 1% मजबूत, आइडिया में तेजी है 1% की, कोल इंडिया 300 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 1% की तेजी, अब भी बढ़ना बाकी है, 2.5 रुपए बढ़ा है। एक्सिस बैंक यहां पर मजबूती होती दिख रही है 0.5% की, आईटीसी 0.5% मजबूत। तो दिग्गजों में अच्छी खरीदारी होती दिख रही है और टिकोना का खरीदना भारतीय एयरटेल के लिए काफी पॉजिटिव, 2.5% का बड़ा उछाल यहां बनता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई, यस और कोल इंडिया, ये हैं दिग्गज जो बाजार में आज मजबूती दे रहे हैं। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं। भारतीय 2% ऊपर, यूनियन बैंक 1.5% ऊपर, जेट बैन में है लेकिन 1.5% ऊपर, और आईसीआईसीआई, कावेरी सीड, यस बैंक जैसे शेयरों में आज खरीदारी होती दिख रही है। कमजोरी कहां है? आईडीबीआई बैंक, जैसा कि खबरें कि आरबीआई ने वॉच लिस्ट पर रखा है इन्हें, नुकसान है। टाटा मोटर्स से 1% कमजोर होता हुआ दिखा है, ये इंटरेस्टिंग है। मैरिको कल नहीं गिरा, आज गिरा है, 0.5% मजबूत है। तो ये कुछ एक शेयर है जो कमजोरी की तरफ। आईटी शेयरों में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा जैसे शेयर, इन्फोसिस थोड़ा सा कमजोर हुए एक्सचेंजर के नतीजे के बाद, लेकिन बाजार ओवरऑल मजबूत है। इस वक्त 50 अंकों पर सेंसेक्स पर, 12 अंकों पर निफ्टी पर, 9100 के निर्णायक लेवल पर खुलते हुए बाजार। बिल्कुल, और नजर रखिए सिमको पर। हम आपसे कह रहे थे कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज भी 20% के अपर सर्किट के बाद, जिस तरह से यहां पर कुछ बड़े एचएनआईज ने खरीदारी करी है। अब आप देखिए
13% मजबूत, तो 20% की तेजी कल, आज 13% की तेजी। श्रीराम ईपीसी जो अनिल कह रहे हैं, आप देखिए बोर्ड बैठक आज है, 9% की मजबूती देखने को मिल रही है। मुर्देश्वर सिरेमिक्स में भी बोर्ड बैठक के चलते अच्छी तेजी बनती हुई 6% ऊपर, ये भी 10-10% वाला शेयर है। एक एक दिन में इस तरह की रैली देखी जाती है और इसी तरह की तेजी देखिए आईटीआई में भी देखने को मिल रही है। कल 20% का अपर सर्किट लगा था, आज 6% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। एचओवी सर्विसेज ये शेयर 5% मजबूत है। इंडिया बुल्स वेंचर्स जिसके अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होने वाली है, ये 3.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। भूषण स्टील जैसे स्टॉक्स भी देखिए कल की तेजी के बाद आज दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए। केईसी इंटरनेशनल कल इसी शो में आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया था खरीदारी कर लीजिए, बहुत दिनों के बाद एक रेंज को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ निकला है। सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी रहा है। आशीष चतुर्मोहता ने कल यहां पर हमें बताया था खरीदारी करिए और आप देखिए 2% की मजबूती कल की तेजी के बाद बनती हुई। स्पाइस जेट में आज भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कल भी एविएशन शेयरों ने कमाल दिखाया था, आज भी देखिए 1.5% मजबूती के साथ खुलता हुआ। पीएफसी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसकी आज एक बोर्ड बैठक होने वाली है इंटरिम डिविडेंड पर, यह भी मजबूती के साथ आज खुलता हुआ दिख रहा है। एनएचपीसी ने जिस तरह से 35 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट टाटा पावर के साथ करार किया है, उसका फायदा इस शेयर को मिलता हुआ। दबाव में क्या है? आईडीबीआई बैंक, और वो इसलिए क्योंकि आरबीआई ने वॉच लिस्ट पर रखा है। आईओबी और यूको बैंक के लिए भी खराब खबरें आती हुई, तो ये कुछ सरकारी कंपनियां बैंक्स हैं जो थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहे हैं। वैसे बाजार भी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर हल्के होते हुए, हाँ बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स के तरह ही मूड है, ज्यादा तेजी नहीं ज्यादा मंदी नहीं, आराम से कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सबको अपने अपने भाव से बेचने और लेने का मौका मिल रहा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो आपने सही पकड़ा। देखिए जिन स्टॉक्स में खबरें हैं वहां काफी एक्शन है। देखिए 9% श्रीराम ईपीसी अब ऊपर हो चुका है। अभी हम बात करें थे 30 रुपए तक के टारगेट्स बता ही रहे थे। और मुरुदेश्वर सिरेमिक्स जो आज 2020 में आपकी टीम में शामिल था, 6.5% की मजबूती बनती हुई दिखी है। तो स्टॉक जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं। आईटीआई को टीम में नहीं ले पाए, 20% सर्किट लगा, तो कैसे लोगे? आज देखिए 7% ऊपर। सर एक बार चार्ट देखकर बताइए, ये हर रोज 52 हफ्ते के नए नए उच्चतम स्तर लगा रहा है। अच्छा, घाटे वाली सरकारी कंपनियां, कोई छूना नहीं चाहता था इनको, और यहां पर इस होप में कि एक टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी, सरकार इनकी भी लैंड बेचेगी, रिवाइव करने की कोशिश करेगी, क्या तेजी बन रही है? हेमंत, पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन 65-66 वो सही लेवल था जहां पर ब्रेकआउट देखा था, वहां से ऑलरेडी 10-12% ऊपर है। तो अब बस मिस हो गई है। हाँ, बस मिस हो गई, लेकिन किसी ने लिया है, ऑलरेडी बोर्ड कर लिया है, तो और थोड़ा अपसाइड है। मुझे लगता है 85-86 तक के स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये राय आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही। चलिए, स्टेबल बाजार है, मिड कैप इंडेक्स स्टेबल। एक्चुअली थोड़ी सी जो निफ्टी में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई, उसकी वजह बैंक निफ्टी। एक्चुअली बैंक निफ्टी देखिए आज का हाई बनाया 21,000, एग्जैक्ट 21,000 का, और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, मेरे ख्याल से इस वजह से नीचे आया। लेकिन एक स्टॉक जो बहुत तेजी से भागने के लिए तैयार है, उस पर राय लेना चाहता हूं। राकेश, कावेरी सीड्स आज ही वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है, और बैंड से बाहर निकलने वाले स्टॉक्स का हाल हम देख रहे हैं, और खासतौर से तब जबकि कावेरी सीड में एक बड़ा ट्रिगर है, और वो ये कि 29 तारीख को बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो उस लिहाज से खरीदारी होने के संकेत साफ तौर पर आ रहे हैं। वायदा कारोबार में टॉप गेनर है ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से, खुलते ही 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज के सेशन में। चार्ट पर है कोई मौका खरीदारी करने का कावेरी में? बिल्कुल अनिल जी, मौका है। स्टॉक ने अगर आप देखें तो 530 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया हुआ। टेक्निकली अगर आप देखें अनिल जी, काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 650, 670 से पहले टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये नहीं सोचना चाहिए कि नीचे से बड़ा मूव देखने को मिला है। एक बड़ा ब्रेकआउट 530 के ऊपर देखने को मिला है, और मौजूदा स्तरों पर भी स्टॉक को बाय किया जा सकता है, और इमीडिएटली अगर कोई बाय करता है तो ऊपर में 542, 543 के अराउंड के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। चलिए, तो कावेरी सीड जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है, इस पर रखिएगा नजर। और पिछले कुछ दिनों में आप देखिए रूरल सेक्टर से जुड़े हुए थीम्स क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल की। ये वो स्टॉक है जो कल हमारे पहला सौदा में एक एक्सपर्ट थे आशीष चतुर्मोहता, उन्होंने कहा था खरीद लीजिए। हाँ, और आशीष नाम के जो हमारे सहयोगी हैं आशीष वर्मा का भी ये देखिए जैकपॉट स्टॉक रह चुका है। क्या जैकपॉट रिटर्न्स इसने दिए हैं। चार्ट्स पर अच्छा लगता है, क्या लेवल्स तोड़ा है। मुझे वो बता रहे थे कुछ 8, 10, 11 साल के हाईस को क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल, कैसा लगता है? कल किसी ने लिया है, तो आज के लोग के स्टॉप लॉस कल आवाज के सभी दर्शकों ने लिया है, क्योंकि देखिए उन्होंने ही सजेस्ट किया था यहाँ पर। तो कल जब बात हुई थी चैनल पे तब 180 था, अभी ऑलरेडी 190 है। जी हाँ, 199 है, सॉरी। तो आज का जो लो है 191, उसके स्टॉप लॉस से खड़े रहे, और मुझे लगता है ये 210, 215 कुछ दिनों में जा सकता है, शायद 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में भी जा सकता है। ओके।
एक या दो ट्रेडिंग सेशन एक कैश मार्केट का दिन है, दिन कैश के स्टॉक जाकर कैश के स्टॉक चलेंगे। बहुत क्लियर संकेत है। देखिए आप जिस तरह से श्रीराम एपीसी 10%, मुर्देश्वर 5%, ये सिमको देखिए, तो ये साफ संकेत दे रहा है स्क्रीन बेहद मजबूत है। ऐसे ही एक और छोटा स्टॉक सुबेक्स, क्या है यहाँ पर कोई इसको स्कोप है चलने का, क्योंकि ये नहीं बढ़ा, अगर बढ़ने वाला हो तो पहले से हमारी टीम में था जब इन्होंने बताया था, और तब भी 5-6% की रैली इसी खबर पर देखने को मिल चुकी थी। बस फिर ठीक है। तो हाँ बताएं कुछ। अनिल जी, इसमें अगर व्यू लेना है तो कुछ दिनों का ना ले, वीकली पैटर्न काफी अच्छा उभर कर आ रहा है। मैं 15-16 की बात करूंगा, जो परसेंटेज टर्म में काफी होता है, 40-50% होता है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते का व्यू लेके चले। और इसका अभी 12 रुपए है, 1 रुपए का रिस्क लीजिए, 3 रुपए का अपसाइड है। चलिए, तो ये रहा है बस सुबेक्स पर छोटे शेयर बड़ी उछाल दिखाने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। पीएफसी, एनएचपीसी सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए। यूनियन बैंक जिसने कल हिस्सेदारी बेचकर 190 करोड़ रुपए जुटाए हैं ट्रांस यूनियन सिविल में, तो वहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। तो जहां खबरें हैं वहां पर एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करना चाहता हूं मैं कुछ और एफएनओ वाले स्टॉक्स की, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है, 2% मजबूत, और आज बैंक निफ्टी को सहारा देने की ये कोशिश करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक खरीदना चाहिए क्या? वागले साहब बताइए इन स्तरों पर। हेमंत, आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा चौपी रहा है। 1-2 हफ्ते पहले अच्छी मूव उभर कर आई थी, 270 से 290 तक गया था, फिर वापस गिरा, लेकिन यहाँ पर एट अ लेवल ऑफ 272 मैं कहूंगा सीमित दायरा है। 280 मतलब एज ए ट्रेड आपको लेना है 4-5%, व्यू पॉजिटिव है। ओके, तो एज ए ट्रेडर खरीदारी का मौका बन सकता है। प्राइवेट बैंक से खींचे आज एक्चुअली, और इनसे सपोर्ट जो आता दिख रहा है वो काफी बेहतरीन का आ जाएगा। और इस बीच देखिए अच्छी मजबूती के साथ, अच्छा एक और स्टॉक जो अब मेरे रडार पर आ रहा है एक्शन के तौर पर, अदानी एंटरप्राइजेस। किसने रिकमेंड किया था? कृष्ण और राकेश ने। क्रिस और राकेश दोनों को बधाई आपको। अदानी एंटरप्राइजेस में देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है। कावेरी की हमने बात की जो बैंक से बाहर निकला, यस बैंक में तो क्यूआईपी, लेकिन थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर अगर कोई स्टॉक इस वक्त है तो वो है अदानी। 3.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो चुका है और 106 के पार निकला है। तो क्या ये कुछ क्रिस बड़े तेजी की तैयारी कर रहा है ये शेयर, कहेंगे आप ऐसा? ऐसे ही नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक अच्छी खासी रेंज से बाहर आया है, तो ऑब्वियसली एक कंफर्ट लेवल भी है। तो आई थिंक जिनके पास है तो हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली आई थिंक कंफर्टिंग जोन पे आई थिंक 110 तक डेफिनेटली जाने की पूरी संभावना नहीं है इसके शॉर्ट टर्म। और देखिए आरईसी 1% ऊपर है, तो पीएफसी की तेजी का फायदा आरईसी को भी साफ तौर पर आज के दिन मिलता हुआ दिख रहा है। अमर राजा, यह स्टॉक 2020 में भी सजेस्ट किया था, बैटरी के दाम जो है ना वो बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा एक्साइड ने बैटरी के दाम बढ़ाए। क्रिस, इसको देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है? कंपनी की तरफ से बयान भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं कि बहुत अच्छा कारोबार की उनको उम्मीद है आने वाले साल के लिए। अमर राजा क्या दौड़ लगा सकता है? जी, आई थिंक ब्रॉडली अगर हम देखें तो प्रेफरेंस के तौर पर आई थिंक एक्साइड मेरा प्रेफरेंस रहेगा, क्योंकि इस यहाँ पर नियर टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। तो मेरा मानना है कि शायद एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यस डेफिनेटली एक नियर टर्म सपोर्ट अगर आप देखें तो 840-50 के आसपास है, लेकिन जहाँ पर मार्केट में इतनी तेजी देखने को मिली है वहां पर परफॉर्मेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मुनाफा वसूली मार्केट में आवे तो ये सबसे बड़ा इसके काउंटर के लिए भारी पड़ सकता है। तो इसलिए लिहाज से आई थिंक अवॉइड करना पसंद करूंगा। करंट लेवल पे कोई बाई कॉल आई थिंक प्रेफरेंस के तौर पे शायद एक एक्साइड बेटर साबित हो सकती है। इसी के लिए क्या टारगेट दिए थे? ये तो 8% हो गया, और आप कह रहे थे 200 के ऊपर निकले, अभी 206 आज का हाई इसने बना दिया कि इसी इंटरनेशनल में 211 का आपका टारगेट है आज के लिए। अभी जिस तरह से जा रहा है सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो चला जाए तो। हो जाएगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आज जो सुबह जो स्क्रीन दिख रही है हेमंत, वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है। एक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक्स में जबरदस्त रहने वाला है, वहां पर नजर रखिए साफ तौर पर, वो एक्शन बढ़ने की तैयारी। क्या कह रहे हैं? आज के लेटर है आई थिंक अनिल जी ने केएससीएल मॉर्निंग सबसे पहले कावेरी, कावेरी आपने केवीसी कहा, और कावेरी देखो टॉप ओपन इंटरेस्ट है 565 हो गया, में टॉप गेनर भी हो गया। मैं अभी रिकमेंड करने के लिए केएससीएल में कंफर्टेबल हूँ। 565 का करंट लेवल है। आपका कंफर्ट लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये अच्छी बात है। देखिए वागले साहब की ये अच्छी बात है, कोई कुछ भी कहे, उनके चार्ट पर जब तक सिग्नल नहीं आएगा
मतलब सिग्नल थोड़ा सा मजबूत करिए ना, थोड़े आपके जल्दी नहीं, मजबूती के बाद देखिए सिग्नल आते हैं, उसके बाद भी भागते हैं, उसके बाद अच्छी प्रदर्शन दिखाते हैं। और ये अच्छी बात है कि आपको, मैं कुछ कहूं, हेमंत कुछ कहे, लेकिन आपको जब लगे और जो वो कॉन्फिडेंस से जब आप बोलते हैं तब उसका मजा अलग होता है। बिल्कुल। बताइए, सॉरी, आप कावेरी की टारगेट बता रहे थे। आई थिंक 564-65 में बात की थी आपने, सबसे पहले 61-62 में बात की थी। हाँ, मेरे ख्याल से 60 आई थिंक अभी 69 हो गया ऑलरेडी, और मेरा टारगेट लगभग 578 का रहेगा। अभी थोड़ा सा अभी मिस कर गए थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक दूसरा स्टॉक पूछता हूँ जो आपने मिस नहीं किया है, अगर आपके चार्ट पर आया तो बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भागने के लिए तैयार है, दिख रहा है कुछ चार्ट में, या कौन से लेवल के बाद भागेगा वो बताइए। नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में लाता हूं मेरे चार्ट। ये लग रहा है मुझे कि 1.5% अभी अभी इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 1.5% स्टॉक मजबूत है। इसमें पहले प्राइस एक्शन आया, वॉल्यूम एक्शन अब फॉलो हो रहा है। तो आज बाकी बैंक्स भी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ओबीसी सब चलना शुरू हो चुके हैं। हाँ, पीएसयू बैंक चलना शुरू हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक मैं एंट्री रिकमेंड करूंगा ये लेवल पे, क्योंकि 165 का वो लेवल है जिसके ऊपर वो ट्रेड होना चाहिए था, अभी हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 165 के ऊपर है। हाँ, अभी 163.80 का स्टॉप लॉस लेकर चले मार्च फ्यूचर्स में, और 169-170 का इंट्राडे टारगेट होना चाहिए। ओके, 1.5 रुपए की, 5 रुपए 6 रुपए का मुनाफा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। बिल्कुल। चलिए, तो सरकारी बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं जहां पर पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन आईडीबीआई के लिए आज का दिन काफी मुश्किल भरा। यहां पर पहले स्टेक सेल को लेकर मामला रुकता हुआ दिखा, और उसके बाद अब आरबीआई ने अपना वॉच लिस्ट में रखा है। लेकिन एक अच्छी बात बाजार की दिख रही है, देखिए 9100 छू रहे हैं और वापस से उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है, तो मिड कैप्स में ही आज दमदार प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है। कावेरी सीड्स इस समय आप देखिए एफएनओ में ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है, 8% का ओपन इंटरेस्ट। अडानी एंटरप्राइज, जहां हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने कहा इनको खरीदारी करिए, यहां पर देखिए सबसे अच्छी तेजी आज के दिन होती हुई ओपन इंटरेस्ट के तौर पर यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। और यस बैंक भी देखिए, इतने बड़े क्यूआईपी को, जिसको 3 गुना के आसपास रिस्पांस मिला, अब ये देखिए क्यूआईपी के प्राइस के ऊपर ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सिंडिकेट बैंक एक और ऐसा बैंक है पीएसयूज में जो अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी तेजी हो रही है। बागले साहब ने यहां पर भी कहा था खरीदारी करनी चाहिए आज। स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं ये सारे के सारे, और अच्छे एक्शन के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यूआईपी करने के बावजूद यस बैंक अच्छा स्टॉक टाटा स्टील, क्रिस बताएं, टाटा स्टील, वेदांता थोड़े थोड़े मजबूत हो रहे हैं, बड़ी तेजी नहीं है लेकिन थोड़े से, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ, तो ये मूव किस तरफ होगा, तेजी का या मंदी का? ब्रॉडली मेरा मानना है कि तेजी का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ जो भी गिरावट आई, यहाँ पर मेटल्स पे बाइंग ही आ रही है। तो टाटा स्टील खासतौर पे 500 के आसपास आई थिंक वापस उसके ऊपर जाने की संभावना है, और मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म टारगेट 520-25 यहाँ तक डेफिनेटली बनती है। और जहां तक वेदांता का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर भी हमने अच्छी खासी करेक्शन देखे और उसके बाद वापस बढ़त, तो नियर टर्म में बहुत ज्यादा बढ़त शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम 270-275 तक डेफिनेटली जाने की संभावना है। एनएमडीसी देखकर बताइए बंसल जी, ये कैसा आपको लगता है? मेटल कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, भूषण स्टील भी ऊपर है और एनएमडीसी उससे थोड़ी बेटर कंपनी, सरकारी कंपनी भी है। एनएमडीसी में क्या तेजी हो सकती है आज के दिन? देखिए हेमंत जी, एनएमडीसी का टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से सप्लाई बनी थी और जिस तरीके से स्टॉक गिरा था, एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था, बॉटमिंग के संकेत मिल रहे हैं। अगर ये स्टॉक 15-20 मिनट ब्रेकआउट लेने के बाद 140 के ऊपर ब्रेकआउट लेने के बाद सस्टेन करता है, तब मेरे को लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। एल्स अगर आप वायदा बाजार के अंदर देखें तो हेमंत जी, बजाज फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। आप देखें तो जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था, स्टॉक ने बोनस दिया था, उन हाइस के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया है, 1184 के ऊपर ब्रेकआउट लिया है, और मुझे लगता है 50-60 रुपीज का जंप इसी सीरीज में देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस पर नजर रखनी चाहिए। और चुनिंदा फार्मा काउंटर कैश के अंदर एल्केम लैब और एफएनओ के अंदर अजंता फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। अजंता फार्मा ने 1830 के ऊपर ब्रेकआउट लिया है और पिछले 2-3 दिनों से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, और एक्सपायरी से पहले इसके अंदर 1914, 1915 के लेवल्स मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं। एक और कैश मार्केट का स्टॉक जो बड़े एक्शन में आता दिख रहा है वो है मनापुरम फाइनेंस। एक्चुअली ये कैश ट्रांजैक्शन पर 1% का जो टीसीएस टैक्स
कट किया जाता था। अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करें 3 लाख से ज्यादा उसको हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है इस वक्त इन स्टॉक्स के लिए। मेरे ख्याल से ये एक वजह हो सकती है ये स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो मनापुरम फाइनेंस के भी जरा चार्ट देखकर बताएं राकेश, क्या यहां पर कोई मौका है खरीदारी करने का? बिल्कुल अनिल जी, आप देखें तो इसी खबर के चलते स्टॉक के अंदर 95 रुपीज के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट मटेरियलाइज होता है, सस्टेन करता है, तो अनिल जी इंट्राडे के अंदर 101, 102 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्यूमिंस आप कह रहे हैं अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बागले साहब, आपके चार्ट्स पर कुछ ब्रेकआउट आए हैं क्या, और कहां तक दौड़ सकता है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एक स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है जो कि 917, 918 का लेवल है, और मुझे लगता है ये जैसे उसके ऊपर सस्टेन होगा। अभी 919 का लेवल है, एक 915 का स्टॉप लॉस रखे, 914 रुपये 50 पैसा। ऑन द अपसाइड मैं कहूंगा 936 टू 938 तक ये स्टॉक इंट्राडे जा सकता है। ओके, क्यूमिंस में यहां पर तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं वागले साहब के चार्ट पर, और तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। बाजार में सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स, और अब 9100 की जो रस्साकशी चल रही थी शुरुआती कुछ मिनटों की, हेमंत क्लियर कट 15 मिनट की कुश्ती के बाद राउंड 1 में विजेता है तेजी करने वाले, और जीते हैं बैंक्स। 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, और इसी के दल की तेजी देखने को मिलती है। तो आज जो हम सुबह से ये कह रहे थे कि देखिए बैंकिंग क्षणों के लिए खराब खबरों में मत जाइए कि आरबीआई वॉच लिस्ट पे रख रहा है, ये कर रहा है, कुछ नहीं। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो रही है, और उसी लिहाज से 21,050 आज का बैंक निफ्टी का टारगेट हासिल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको बता दूं कैश मार्केट के और वायदा कारोबार के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। तो इस ब्रेक के दौरान भी वो एक्शन पकड़ने की हम कोशिश करेंगे, ताकि जैसे ही आप ब्रेक से आए कुछ और एक्शन आपके सामने रखा जाए। बने रहिए हमारे साथ। करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ 21,000 के पार निकला है, और जिसके दम पर देखिए सेंसेक्स करीब करीब 100 अंक ऊपर, निफ्टी में भी 9,100 के ऊपर कंफर्टेबली कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 1% ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ, और राय बैंक निफ्टी पर ही। क्रिस, बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट है इतनी तेजी के बाद बैंक निफ्टी के लिए? जी ब्रॉडली आई थिंक जो प्रीवियस टॉप था, आई थिंक यहाँ पर 21,300 के आसपास, यहाँ तक डेफिनेटली एक वापस एक अटेम्प्ट होने की संभावना है। उसके आसपास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जिसका ऑलरेडी हमने अच्छी खासी करेक्शन देखा है, उसका अभी जो 260 के आसपास जाके वापस एक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वो एक काफी अच्छी संकेत है। और पीयूसी बैंक जैसे आप ऑलरेडी बता रहे हैं, यहाँ पर पीयूसी बैंक में अच्छी खासी तेजी है, और ये बरकरार रहने की संभावना है, क्योंकि आई थिंक कल के भी आपके ही प्रोग्राम में एक बयान में आई थिंक बैड लोन्स की भी एक चर्चा हुई थी, आई थिंक जहां पर आई थिंक 1-2 दिन में कुछ यहाँ पर कोई निर्णय आने वाली है, तो शायद वो अनाउंसमेंट के पीछे भी हो सकता है, इसमें आप तेजी देखने को मिल रही है। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक सेंचुरी इंक का, मेरे ख्याल से यहाँ भी कुछ बोर्ड बैठक की खबरें में पढ़ रहा था, अगले हफ्ते में शायद है कुछ, और स्टॉक आप देखिए ये स्टॉक भी पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी दिखाने में, पिछले कुछ मिनटों में तेजी दिखाने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर जैन साहब आपसे राय लेना चाहता हूँ, सेंचुरी इंक का क्या आपके रडार पर है, खरीदना चाहेंगे 420, 422 की रेंज? देखिए खरीदा जा सकता है। देखिए जिस तरीके से वैल्यूएशंस है, वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे सस्ता लगता है, भले वो पी मल्टीपल हो, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल हो, डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी। और ये स्टॉक काफी निचले स्तरों पे कुछ साल पहले मैंने रेकमेंड किया था, और मुझे अभी भी लगता है कि स्टॉक में दम है, बिल्कुल यहाँ से काम किया जा सकता है। और कम से कम भी अभी ये हाइज के आसपास ही चल रहा है, ऊपर ही मतलब आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कम 20 से 25% की अपसाइड और दिखती है। टॉप 10 एफएनओ गेनर्स आप देखिए, फेडरल, आईडीएफसी, कैनरा बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट, यूनियन, यानी 8 बैंक हैं, और सिंडिकेट बैंक भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, बैंक ऑफ इंडिया। पिछले कुछ मिनटों में जो सबसे बड़ा एक्शन हुआ वो सिंडिकेट बैंक में हुआ है। मुझे लगता है वो फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है ना, जिसका जिक्र हम कर भी रहे थे, कि वो कह रहे हैं कि हमें इच्छा नहीं है फार्म लोन वेवर देने की। अच्छा, ये बड़ा ओवरहैंग भी था पीएसयू बैंक्स के ऊपर, कि उत्तर प्रदेश की जीत के बाद सरकार एक बड़ा फार्म लोन वेवर ला सकती है, और वित्त मंत्री जी मूड में नहीं, और इसीलिए देखिए आज पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और सिंडिकेट अब टॉप गेनर की लिस्ट में वायदा कारोबार में शामिल होता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में प्राइस एक्शन पहले आया है,
इसका मतलब क्लियर कट है कि फंड बाइंग है, जहां पर पहले प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन बाद में आए। तो आप सिंडिकेट बैंक को देखिए, इस वक्त 3.25% के उछाल के साथ टॉप गेनर इस वक्त वायदा कारोबार में। वागले साहब बताएं इसके चार्ट्स। अनिल जी 70 तक का मुझे व्यू बैठता है। 70 बस? हाँ बस। और बड़ी तो हो जाएगा। हाँ, बड़ी मूव उसके ऊपर चालू होगी और हाँ। फिर 73, 74। और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? हाँ, अभी अगर लेते हैं तो 67.50, ₹1 की रिस्क। अच्छा, क्यूमिंस पर जो आपने टारगेट दिए थे एक बार फिर से दोहराइए, क्योंकि ये शेयर देखिए अब एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। क्यूमिंस में ओपन इंटरेस्ट भी अब 5% बढ़ गया है। जब आपने बताया था तब मुश्किल से 1% ही था और 930 का हाई लगाया। आपका इंट्राडे टारगेट क्या है इसमें? मेरा 936 to 938 मैंने बोला था, और जब हमने बोला था 923, 924 था। उसके बाद से अच्छी तेजी बनती है। अच्छा, एक और स्टॉक जहां पर दो बड़े ट्रेड मेरी स्क्रीन पे होते हुए दिख रहे हैं, सीक्वेंट साइंटिफिक। एनएससी और बीएससी दोनों पर ही 7,75,000 शेयरों के 200 दे। ये शायद प्रोमोटर ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि आधा % की हिस्सेदारी तो शायद हो सकता है फंड इंटरेस्टेड हो। सीक्वेंट साइंटिफिक ये स्टॉक आपके, हाँ यही वाला शेयर है, यहां पर बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, 2 ट्रेड बड़े हुए हैं। ये स्टॉक इस पर भी राय ली जाए, सीक्वेंट साइंटिफिक। राकेश, इसके चार्ट देखिए, क्या कोई मौका है खरीदारी करने का इसमें? देखिए अनिल जी, जब से ये स्टॉक एनएससी पे आया है तब से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। पॉजिटिव चीज ये लगती है शायद वर्स्ट ओवर है। मौजूदा स्तर 131-32 के अराउंड के हैं। मेरा ऐसा मानना है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार ये स्टॉक 141 के ऊपर जब क्लोजिंग दिखाए तब इसको खरीदना चाहिए, एल्स फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए तो ये है सीक्वेंट पर। लेकिन डीसीबी ये एक और ऐसा स्टॉक है जो वागले साहब कह रहे हैं कि अब नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। पहले उन्होंने क्यूमिंस आइडेंटिफाई किया, डीसीबी सर बताइए टारगेट बन गया है 4%। 4%। जी हाँ, बताइए सर। ब्रेकआउट हो रहा है, मल्टीपल हाइज जो है 166 के ऊपर निकल रहा है। अब 167 है, 165.80 के स्टॉप लॉस से बाय करे। मुझे लगता है ये 171, 172 इंट्राडे जा सकता है। तो 169 तो हो गया, आप कह रहे हैं 170? नहीं, मैं फ्यूचर्स की लेवल दे रहा हूँ, अभी 167.80 है। हाँ, 168 तो हो गया फ्यूचर्स में, मैं भी देख रहा हूँ। 172 के टारगेट के लिए ₹1.5 का नीचे स्टॉप लॉस और ₹3.5-4 अपसाइड। तो ये भी बैंक जो है वो बेहतरीन बैंक है, नतीजों के लिहाज से लगातार अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया। एक बार झटका जरूर दिया था जब इन्होंने ब्रांचेस को लेकर एक बात कही थी, लेकिन उसके बाद से आप देखिए उस भाव के भी ऊपर निकलता हुआ। मुझे याद है ये जैन साहब को भी काफी पसंद था एक समय में। जैन साहब अभी भी आपके फेवरेट्स में है डीसीबी क्या? देखिए अब भाव काफी बढ़ चुके हैं। 60 रुपए पे रेकमेंड किया हुआ है, 90 रुपए पे रेकमेंड किया हुआ है। फिर एक बार एनबीएफसीज का शो था तो मैंने तभी भी ये स्टॉक रेकमेंड किया था। 118-19 के लेवल्स थे। वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट सुपर क्वालिटी है। और जो आप कहे थे ब्रांचेस को लेकर जब एक बार आई थी कि जबरदस्त एक्सपेंशन मोड में आने वाली, तो उस टाइम पे स्टॉक की पिटाई भी थी। 150 से सीधा ये 100 के आसपास ही आ गया था। अब ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट का एक स्टॉक हो गया है और ये पेरेनियली अब चलते रहेगा ऐसा लगता है। तो इसमें जिनको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है वो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें। भाव ऊपर नीचे थोड़े बहुत चलते रहेंगे, बट ओवरऑल आई फील कि जैसे वागले साहब ने कहा अभी भी मूव दे सकता है और आगे भी ये मूव देता रहेगा। सो इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, स्टे इन्वेस्टेड। ओके, तो स्टे इन्वेस्टेड, ये है राय। इस वक्त है आप सभी से विदा लेने का। दोनों संदीप जी, जैन साहब और वागले साहब, और साथ ही राकेश बंसल जी और क्रिस सर, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार को इतना ऊपर पहुंचाने के लिए। 185 अंक ऊपर बैंक निफ्टी, और यही है आज का सबसे बड़ा एक्शन पॉइंट। तो बैंक निफ्टी पर खरीदारी का एकदम सही सटीक मौका बना है आज लोगों के लिए। 1100 शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हैं और 430 शेयरों में नुकसान। ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में। बात करेंगे उनसे बाजार के आगे के डायरेक्शन पर। स्पीक के लिए 115 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 30 अंकों की मजबूती। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है और इन सबसे कहीं ज्यादा मजबूत बैंक निफ्टी 1% मजबूत 21,100 के नजदीक पहुंचता हुआ। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब। और सर, आपसे बैंक्स पर ही सवाल लेना चाहता हूं। कुछ प्राइवेट बैंक्स बड़ा फंड रेज कर रहे हैं, कुछ सरकारी बैंक्स के लिए खबरें जो आ रही वित्त मंत्री से कि कर्ज माफी ना हो तो शायद उतनी बड़ी ना हो जितना लोग पहले डर रहे थे। क्या वाकई में बैंकिंग शेयरों के लिए चाहे सरकारी हो या प्राइवेट माहौल अच्छा हो रहा है खरीदारी करने का? बिल्कुल।
अक्रॉस दी बोर्ड, क्योंकि एक तरफ प्राइवेट बैंक में दो वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि ये जो कंजम्पशन का जो बूम पिछले साल प्रेडिक्ट हुआ था और नहीं हुआ डिमोनेटाइजेशन और अलग चीजों के कारण, वो अभी आएगी फेस्टिवल सीजन से। वन सेकेंड इज इन्फ्लोज जो इतने आए हैं सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ये रेट वॉर चालू कर दिया है ऑन द लेंडिंग साइड। सो मगर उनको रियली मैच करने वाले प्राइवेट बैंक्स तो अगर उतरेंगे मार्केट बाजार में कंज्यूमर फाइनेंसिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग और व्हीकल फाइनेंसिंग में, तो एकदम कंज्यूमर के लिए बहुत बेहतर चीज, और जो बैंक स्मार्टली बिहेव करेंगी यो करेंगी उसका तो अर्निंग्स टॉप लाइन ग्रोथ बहुत बेहतर ही होगा। तो इस स्थिति में, क्योंकि इसका एक सेकेंड लेग अभी आना बाकी है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, राइट। जैसे ही ये अभी तक इनके टॉप लाइन या बॉटम लाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की कोई अपसाइड प्राइस नहीं हुई है, राइट, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर का डिमांड नहीं है, मगर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है एज बढ़ने लायक। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में इंटरनेशनली आप देखो फिस्कल स्टिमुलस की जो बात चल रही है उसके कारण कमोडिटीज मेटल्स ये सब के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के ऊपर अभी हमें ध्यान देना चाहिए। और इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरीज होंगे बैंकिंग, क्योंकि एक है वो इज नॉट अ रेट सेंसिटिव सेगमेंट, वहां पे देखिए 16-18% वे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे फाइनेंसिंग देते हैं, तो बैंक्स की कॉस्ट आजकल 4.5-5% के एवरेज लेवल, क्योंकि 3 साल का FD 6.5 के ऊपर है, सेविंग्स बैंक का रेट तो 4 के ऊपर है, तो एवरेज कॉस्टिंग 5.5 या 5.25 के ऊपर बैठती है, और अगर 16% में आप लोन दे रहे हो तो 10% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो वो फ्यूचर की बात है। तो वो स्थिति, और उसके लिए ओनली नेगेटिव फैक्टर जो था वो था NPA का, और ये एक डर कि गवर्नमेंट अगर राइट ऑफ कर देगी तो पूरा उसका ये भारी पड़ेगा बैंक्स के ऊपर अपने प्रॉफिट, बट अभी वो उसका नॉइसेस भी आप देख रहे हैं उतने नहीं है। तो हमारे ख्याल में वर्स्ट ऑफ द बैड न्यूज इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, बेस्ट ऑफ द गुड न्यूज इज नॉट येट फुल्ली प्राइस्ड इन। वाह, तो बैंक्स और बैंक्स यही आपको खरीदने चाहिए, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये राय है सुनील जी की, और सुनील जी की रिसर्च बहुत गहरी होती है, जब वो कह रहे हैं खरीदिए तो खरीद ही लीजिए। अच्छा, PSU कंपनियों के ऊपर अब आपका क्या व्यू है, खासतौर पर ऐसी कंपनियां जहां पर सरकार जबरन डिविडेंड वसूल रही है। आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेज कह रहे हैं कि ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, तिमाही नतीजे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बड़े कमजोर आएंगे। देखिए HPCL, BPCL इस शानदार बाजार में कमजोर हैं। सही है, वैसे डिविडेंड तो देखिए सबको अच्छा लगता है, लेकिन जबरन दूसरे के बाद जायज है। देखिए सिचुएशन ऐसी है, डिविडेंड्स कब देते हैं, राइट, एक तरफ जब ओनर की डिमांड हो, दूसरी तरफ जब कंपनी के पास दूसरे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ना हो। तो PSU सेगमेंट अभी देखिए कि इन्होंने धीरे धीरे कैपेसिटी इतना बढ़ाया है कि अगले साल 1.5 साल के लिए की जो डिमांड की बढ़त होगी उसके लिए उनके पास कैपेसिटी काफी है। अभी अगर उनको फ्रेश कैपेसिटी लगाना है, समझे कि 1 साल 18 महीने के बाद, तो फाइनेंसिंग के लिए फ्रेश पैसा उठाना क्या मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज डिविडेंड जो दे रहे हैं वो इक्विटी पूल से डिविडेंड जा रहा है, और बोरोइंग करेंगे डेट, सो डेट में इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट स्टेज में अमोर्टाइज कर लेते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट में। तो जब इनको चाहिए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए पैसा, जब आसानी से जाके मार्केट में उठा सकते हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है इनके पास। तो अब जो सरप्लस उनके पास बैठी है, वहां बैठे बैठे मेरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज नहीं है, मगर म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड में डाल के करने से गवर्नमेंट को देते तो गवर्नमेंट को भी इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल ये अच्छा स्मार्ट डिसीजन है। अगले 2-3 साल के लिए एक्सपेंशन के लिए पैसा बचेगा नहीं, मतलब वो सारा ले जाएगा। नहीं, वो मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि एक है स्टॉक मार्केट, दूसरा है बैंक्स का लेंडिंग का मार्केट। ये एकदम सही पहचान है स्टॉक मार्केट के आदमी की कि डिविडेंड वो मतलब जैसे ना खाने के बाद मिठाई कैसे आती है, वो वैसा हाल है, क्योंकि शेयर का भाव तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जब लास्ट में आपको डेजर्ट मिले खाने को, तो वो डिविडेंड का चेक ना कोई छोड़ना नहीं चाहिए। वो हमारे म्यूचुअल फंड में भी हम सुंदरम म्यूचुअल ने यही स्टांस अडॉप्ट किया है, हमारे सभी फंड में हम क्वार्टरली डिविडेंड्स देते हैं। और फंड इतना बढ़िया फंड है, नहीं इतना नहीं, क्या कि वो डिविडेंड से इन्वेस्टर इतना खुश हो जाता है ना, कि वो एक इम्पोर्टेंट है कि मैनेजिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल इज एज इम्पोर्टेंट एज रनिंग योर बिजनेस। अच्छा, बाजार में लिक्विडिटी क्या गजब की दिख रही है। आप देखिए, अच्छी चीज आए तो उसको लपकने के लिए लोग आगे आते हैं। डीमार्ट का IPO, येस बैंक का QIP, इस लिक्विडिटी के ऊपर आपका क्या कॉल है? जारी रहने वाला है, और FIs की तरफ से क्या भारतीय बाजारों में और निवेश होगा? देखिए, डोमेस्टिक लिक्विडिटी के बारे में एक बात है, एक लोगों की तनख्वाह
ये अपने पे कमीशन के कारण सब बढ़ गई है। ठीक बात, राइट। तो इसके कारण एसआईपीज को उनको इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, क्योंकि बैंक डिपॉजिट के रेट तो गिर रहे हैं, वन। सेकेंड चीज ये है कि जब बैंक डिपॉजिट के रेट गिर रहे हैं तो ये अपना जनधन योजना और ये डिमोनेटाइजेशन के कारण जो कैश इकोनॉमी से बैंकिंग सिस्टम में पैसा आया, उसका भी अभी लोग रिटर्न काउंट कर रहे हैं। जब तक कैश में था उन्होंने कहा कि हमने टैक्स बचा दिया तो उसका भले रिटर्न ना हो तो हम घर में रखेंगे, और वंस वो सिस्टम में आ जाए तो हर आदमी की सोच ये होती है कि मेरे को कैसा बेहतर रिटर्न। तीसरी चीज ऑन डोमेस्टिक लिक्विडिटी, इस मार्च 30 को आप ध्यान दीजिए, कौन सी चीज, प्रोविडेंट फंड की 15% की इक्विटी की डिसीजन ले लिया, तो समझिए कि क्या भंडार आएगा लिक्विडिटी में, पूरे प्रोविडेंट फंड का कॉर्पस। सही बात है, इट्स अ फिनोमिनल थिंग। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी के बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये वो हमारे यहाँ चाइना जैसा हाल कब होगा जब आधी से ज्यादा जनता सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है, सब काम धाम सब बंद, सब कुछ खाली स्टॉक मार्केट रोज शेयर ऊपर जाता है। वो तब होगा तब 3 साल के लिए कंटिन्यूअस अब डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ दिखाएंगे। चाइना के हाल देख लीजिए ना, 13-14% जीडीपी ग्रोथ सस्टेन्ड आया था, तो ये ओवर हीटिंग हो गई थी, राइट। तो और बहुत दूर है ना उससे, अभी बहुत दूर है। आपने एफआईएस की भी जी बताइए। तो एफआईएस की सिचुएशन ऐसी, आप ये समझिए कि मानते हैं कि इंडियन मार्केट आज के दिन में वैल्यूएशन के तौर पर बाकी इमर्जिंग मार्केट से महंगी है, राइट। मगर आप ये सोच लीजिए कि एफआईएस भी पैसा कहाँ लगाएंगे क्या, तो वो फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर देखिए। बाकी के इमर्जिंग मार्केट जो इंडिया के साथ कंपीट करती हैं वो ज्यादातर ब्रिक्स है। ब्रिक्स में आप देखिए ब्राजील, रशिया, दोनों कमोडिटी इंटेंसिव है, और उनके स्टॉक मार्केट में अच्छी बढ़त जो आई वो कमोडिटी प्राइसेस की रिबाउंड होने के कारण। सही बात है। चाइना का ग्रोथ रेट और इंडिया के ग्रोथ में तो आप देखें चाइना का ट्रेंड ऐसा है, इंडिया का ट्रेंड ऐसा है। तो एक ओवरऑल एक इक्विटी फ्लो जो इंटरनेशनली अब देखिए फिस्कल स्टिमुलस जो सभी गवर्नमेंट्स कर रहे हैं उसके कारण डेट मार्केट उधर अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि रेट्स जो बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक, तो इसके कारण क्या होगा कि इक्विटीज के ऊपर एक शिफ्ट होगा, साइक्लिकल स्टॉक्स के ऊपर उधर शिफ्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मनी विल चेस ग्रोथ। ठीक बात है। सेकेंड थिंग, वो एफआई ये सोचता है कि इस मार्केट में अगर मेरा पैसा ही मार्केट को उठा रहा है, नीचे गिरा रहा है, जैसे पिछले साल या उसके पहले साल की बात थी, तो उसमें मन में भी एक डर आ जाता है कि मेरे विड्रॉ करने से और गिरेगा, नहीं निकल। तो अब स्थिति क्या देखिए, उसको इंडियन मार्केट में ये कॉन्फिडेंस है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। सही बात है। तो मेरा पैसा अंदर आने से बाहर आने से कुछ फर्क उस मार्केट को नहीं पड़ने वाला है, तो ग्रोथ के प्रॉपर प्राइसिंग होगा। ये थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बेहतरीन राय बाजार पर देने के लिए। बेहद मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की, और मजबूत शुरुआत के बाद आप देखिए अच्छे लेवल्स पर होल्ड करते हुए दिखे, तो हफ्ते का आखिरी दिन शानदार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। इक्विटी मार्केट ने तो जोरदार शुरुआत करी है, क्या कमोडिटी बाजार में भी इसी तरह के छक्के चौके लगेंगे, और ये बताएंगे प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली स्टूडियो से। छोटे से ब्रेक के बाद हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।